नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और इसके साथ साथ अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। दरअसल आज देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ साथ FM ट्रांसमीटर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। उनका कहना है कि 91 रेडियो स्टेशन की जो वर्चुअली शुरुआत हुई है ये एक अच्छी शुरुआत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मैं जल्द ही मन की बात का 100वां एपिसोड करूंगा और मन की बात से लोग जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो 91 ट्रांसमीटर्स की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इन रेडियो स्टेशंस का उद्घाटन किया है। 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इन FM रेडियो स्टेशंस की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन के दौरान कहा, मन की बात को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि अब मैं जल्द ही 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात से लोगों का जुड़ाव है। FM रेडियो की जो भूमिका है आज के दौर में भी काफी अहम है। गांव-गांव में डिजिटली उद्यमी ये बनकर सामने आया है और युवाओं को इससे फायदा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। दरअसल जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 2 सह प्रभारी जयपुर में आपको बता दें कि अमृता धवन और वीरेंद्र राठौर सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खबर यह भी कुछ नेताओं से बकायदा 1 to 1 इन दोनों सह प्रभारियों ने किया है। आज इसके साथ साथ वीरेंद्र राठौर देशनोक जाएंगे। करणी माता मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम उनका है। अमृता धवन आज दिल्ली रवाना हो जाएंगी। तो देखिए, चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 2 सह प्रभारी आज जयपुर में मौजूद हैं। अमृता धवन और वीरेंद्र राठौर सर्किट हाउस में इस वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जिनसे बकायदा 1 to 1 किया गया है। यानी कुल मिलाकर फीडबैक लेने की कोशिश और ये समझने की कोशिश की आखिरकार कांग्रेस की धरातल परिस्थिति क्या है, सरकार को लेकर जनता क्या सोच रही है, उनके कामों को लेकर एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड यहां पर कार्यकर्ताओं से लेने की कोशिश सह प्रभारी कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जो वीरेंद्र राठौर हैं आज देशनोक जाने का उनका कार्यक्रम है। दरअसल करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे और अमृता धवन को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज कांग्रेस के 2 सह प्रभारी सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि जल्द ही चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम सूची तैयार करनी है उम्मीदवारों की, उसको लेकर ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते, कश्मीर घाटी अगले महीने G20 की यहाँ पर बैठक और उसकी मेजबानी के लिए तैयार हो रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि आयोजन स्थल को आकर्षण बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। साल 2020 में श्रीनगर को नया रूप देने की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी ये काम तेजी से चल रहा है। दरअसल श्रीनगर इस बैठक का मुख्य स्थल होने वाला है। G20 की सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी गई। उधमपुर के पुलिस सुरक्षा ADGP SD सिंह जामवाल का कहना है कि G20 हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इसके मुख्य वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में होने वाली है। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टाफ को उनकी ड्यूटी, उनकी चुनौतियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बैठक की। कश्मीर घाटी 22 से लेकर 25 मई के बीच आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर G20 बैठक की मेजबानी करेगी और ये बड़ा मौका है जिसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। हमारी यूटी के लिए बड़ी प्रेस्टिजियस इवेंट होने वाला है। इसमें भारत जो है आप जानते हैं 1 साल के लिए हमें इसकी प्रेसिडेंसी मिली है और उसकी एक मेन जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो श्रीनगर में है। उसी सिलसिले में हमने अपना स्टाफ जो है सिक्योरिटी और जो बाकी लाइसेंस ऑफिसर है उनको पूरी ड्यूटीज़ के बारे में बताने के लिए आजकल के किस किस्म के चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना है, उसकी एक ट्रेनिंग यहाँ पे की। ये हमारी सेंटर से टीम आई थी। BPRND जो है पुलिस की रिसर्च विंग है पूरी कंट्री का और वो यहाँ उनको ट्रेनिंग देती है। इसमें हमने बाकी विंग्स के सभी पुलिस वालों को जिनकी ड्यूटी होगी उनको किया है।
और सैनी समाज के आंदोलन से जुड़ी भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि सैनी समाज के आंदोलन का आज 8वां दिन है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है। हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं सैनी समाज के लोग। करीब 15 किलोमीटर पहले वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। छोटे वाहन भी यहां पर डायवर्ट किए जा रहे हैं। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को जाहिर तौर पर असुविधा हो रही है। हाईवे पर कई किलोमीटर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से हाईवे को नुकसान पहुंचाया गया है। अप्रैल शाम 7 बजे से सैनी समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 21 को जाम करके बैठे हुए हैं और इस जाम के कारण आम जनजीवन को कड़ी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। सैनी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर के हाईवे को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि लोग यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको घूम करके आना पड़ रहा है, उनको परेशानी हो रही है। करीब 10 किलोमीटर पहले जो है रूट को डाइवर्ट किया गया है। आप देखिए कि ये हाईवे जाम है, यानी कि आज सामने ठीक आंदोलनकारी मौजूद हैं। सड़क पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां से हजारों की संख्या में वाहन जो है वो गुजरते थे। आगरा की तरफ से बीकानेर की तरफ जाते थे जयपुर होते हुए, और बीकानेर से जयपुर होते हुए आगरा की तरफ जाते थे। लेकिन अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या हालात हैं वो आप देखिए। माइलस्टोन देखिए जो लोगों को दूरी बताता कि अब यहाँ से आप इतनी दूरी पर आ चुके हैं और आगे इतनी दूरी पर जो शहर है वो मौजूद है। लेकिन इस माइलस्टोन की स्थिति देखिए, बीच सड़क पर उखाड़ करके इसको डाल दिया गया है। जिन बैरिकेड से पुलिस नाकाबंदी करती थी उन बैरिकेड्स की हालात देखिए। लोहे के बैरिकेड्स हैं लेकिन फिर भी वो पूरी तरह तोड़ दिए गए हैं। ये रोड पर जो है पड़े हैं और ये पुलिस ने लगाए थे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। हाईवे पर जहां तक नजर जाएगी आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। सुनसान हाईवे नजर आएगा। सिर्फ जो दुपहिया बाइक हैं वो सिर्फ आंदोलनकारियों की हैं। आंदोलनकारी ही यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी का पूरा हाईवे जो है वो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में सुनसान है। कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि बड़े मालवाहक जो हैं उनको रोक दिया गया है। उनको निकलने के लिए परेशानी हो रही है और छोटे वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। इस तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर लोगों को हो रही है। लेकिन सैनी समाज के लोग अभी भी यहाँ पर आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा जब तक हम ये आंदोलन लगातार जारी करेंगे। तो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इंटरनेट पर भी लगातार 8 दिन से पाबंदी है क्योंकि 8 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। इंटरनेट को बंद किया गया है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद है और इंटरनेट सेवा की बात की जाए तो जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक लगातार इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी, क्योंकि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की जाती है। हाईवे के हालात बड़े खराब हैं। इस हाईवे पर पहले सैकड़ों वाहन गुजरते थे लेकिन अब एक भी वाहन आपको नजर नहीं आ रहा है। इससे टोल टैक्स को भी नुकसान हो रहा है। सरकार का जो राजस्व है उसको भी घाटा जा रहा है और तमाम तरह की जो चीज है वो हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनको हो रही है। हालांकि आसपास के इलाके के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन से कहा है कि समझाइश करके इनको हटाया जाए जिससे कि ये हाईवे लगातार सुचारू हो, क्योंकि जब हाईवे रहता है तो आसपास के जो लोग रहते हैं दुकान छोटी छोटी लेकर के बैठते हैं, उनको रोजगार मिलता है। पेट्रोल पंप संचालक होते हैं उनको रोजगार मिलता है और ढाबा संचालक होते हैं उनको रोजगार मिलता है। लेकिन पिछले 8 दिनों से सभी बेरोजगार हैं क्योंकि हाईवे जाम में वाहन रुक गए हैं। वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल थम गई है और अब जो सभी लोग हैं वो बेरोजगार हैं। लेकिन अभी भी सैनी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर के हाईवे पर डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि क्या हालात है। ये तो इधर की साइड तो फिर भी ठीक है, जो आंदोलन स्थल है उसके उस साइड तो लोगों ने हाईवे को खोद दिया है, यानी कि जो टावर है उसको भी हटा दिया है और बड़ा नुकसान यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को देखने को मिला है। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक सैनी समाज के लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर कब तक लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 अरोदा। सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं और आज आंदोलन का 8वां दिन है। अभी तक जो इनकी बात है वो नहीं बनी है और लगातार इनका कहना है कि जब तक जो मांगे हैं 3 उनको नहीं माना जाएगा, जब तक हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा।
हालांकि आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए सीकर जाने वाला है। कल कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव हैं, उनके सामने बैठ करके बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पीड़ित जो परिवार है, मृतक मोहन सिंह का जो परिवार है, उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कराई जाएगी और आज उसके लिए प्रतिनिधि मंडल जो है वो रवाना होगा। उसमें बदन सिंह कुशवाहा के साथ साथ अन्य 1-2 लोग होंगे और जो मृतक का परिवार है वो लोग मौजूद रहेंगे। हम 12% आरक्षण चाहिए। हम बेरोजगारी किसान भाई हैं और समाज के लिए 12% ये बच्चा के लिए जो भी है एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया चाहिए। आरक्षण हमारे जो भी समाज की लेवल से है उसको दिया जाए। ये हमारी कल वार्ता हुई, हमारे साथ में जो लोग थे अपने प्रशासन के लोग थे और हमने कहा कि जो हमारे मृतक परिवार है उनको मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करा दें। जो भी बात रखेंगे मुख्यमंत्री साहब से रखेंगे। वहाँ से हमारी जो वार्ता होने के बाद हम मंच पे आएंगे। अपनी समाज से पूछने के बाद में जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हमारा मानना तो इस बात का है। नहीं सर, अभी हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है। लेकिन हमें हमारा हक चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। हमें 12% आरक्षण चाहिए और सरकार इस पर जल्दी से निर्णय ले और भाई संदीप भाई जो हमारा मोहन सिंह शहीद हुआ है उसके बारे में विचार करे। 1-2 दिन में अगर विचार सरकार करती है तो ठीक है। अभी तो हमने हाईवे बंद किया है, आने वाले टाइम में हम रेलवे ट्रैक राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। ये सर, देश की आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने 90 साल लड़ाई लड़ी थी, तो हमारा तो 9 दिन भी नहीं हुआ है। देश आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, हमारा 70 दिन भी नहीं हुए हमारे आंदोलन को। तो हम तो ये है कि हम तो आन बान शान का ये सवाल है। लंबे समय तक हम आंदोलन स्थल पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, कितना ही समय लगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 अरोदा। और दीपक पुरी, जिनकी आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे संवाददाता भरतपुर से जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि अभी तक सैनिक समाज के जो लोग थे सिर्फ हाईवे को जाम करके बैठे हुए थे, लेकिन अब हाईवे को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं। क्या ये खोदा गया है हाईवे को या फिर बाहर से पत्थर लाए गए हैं? और जाहिर तौर पर इससे कुल मिलाकर एटीट्यूड तो दिख गया है सैनिक समाज के लोगों का कि अब उग्र प्रदर्शन की यहाँ पर कुल मिलाकर एक वार्निंग है प्रशासन के लिए। आगे प्रशासन के इस हाईवे को खुलवाने के लिए या फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है उसको संभालने के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए मनु, सैनी समाज के जो लोग हैं वो लगातार 8वें दिन भी अभी उनका आंदोलन जारी है। 21 अप्रैल को शाम 7 बजे ही उन्होंने हाईवे पर अपना जो कब्जा है वो कर लिया था और अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। आप बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पत्थर पड़े हुए हैं ये कहीं से लाए नहीं गए, ये वही पत्थर हैं जो यहाँ से उखाड़ करके, राष्ट्रीय राजमार्ग से उखाड़ करके इन्होंने यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पटके हैं, डाले हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो दीवारें बनी हुई थी, डिवाइडर बने हुए थे, उन सभी को यहाँ पर जो उखाड़ करके जो है डाल दिया गया है। और ये वही पत्थर है जो नाड़ब बनाई गई थी सुंदरता के लिए, हाईवे पर फूल पत्तियों के लिए बनाई जाती हैं, उनको उखाड़ करके डाला गया है। साथ ही जो डिवाइडर लगा हुआ है जिस पर जो बनाए जाते हैं ईंटों से, वो भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। और देखिए ये बैरिकेड जो है इसको खींच करके ले जा रहे हैं ये लोग। ये पुलिस के वो बैरिकेड हैं जो नाकाबंदी के दौरान काम में आते हैं, लेकिन उनकी क्या हालात है आप देखिए। अब ये लाइव तस्वीर हम सीधी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आंदोलनकारी हैं वो उनको खींच करके ले जा रहे हैं और क्या तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए साफ तौर पर सैनी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो सरकार है उसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो यहाँ पर उत्पात मचाया गया है उसकी तस्वीरें भी सामने हैं, लेकिन पुलिस ज़ाब्ता कहाँ है आखिरकार? सवाल अपने आप में ये उठता है, इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये भी अपडेट दीजिए कि खबर ये थी कि आज एक डेलीगेशन जो है वो सीएम से मुलाकात करेगा, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डेलीगेशन जो मुलाकात के लिए जाना था वो निकल गया है। आज 8 बजे शाम को डेलीगेशन की मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीकर में होनी है, क्योंकि उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के दौरे पर रहेंगे। कल ही ये तय हो गया था कि आज मुलाकात होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जो है इस पूरे मामले में मीडिएटर है और वो डेलीगेशन रवाना हुआ है। पुलिस की बात की जाए तो आंदोलन स्थल से करीब 1 किलोमीटर के दोनों जो तरफ हैं वहां पर बैरिकेड लगा करके पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। किसी भी
भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन आंदोलन जो कारी है वो पुलिस से कई बार उनकी जो झड़प है वो देखने को मिलती है, तो इसलिए पुलिस आंदोलन स्थल से दूरी बनाए हुए है। करीब 1 किलोमीटर की दोनों तरफ दूरी है। 2 बॉर्डर बनाए गए हैं जहां बैरिकेड लगा करके पुलिस ने नाकाबंदी की है और वहां से वाहनों को रोका जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो आ रहे हैं अपने कामों के लिए, बाजार जा रहे हैं, उनको भी निकलने में बड़ी परेशानी यहाँ पर हो रही है। और आप तस्वीरें देखिए, अभी भी आंदोलनकारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। आपको यहाँ हाईवे पर नजर आएंगे, हाईवे पर ठीक सामने बैठे हुए हैं आंदोलनकारी और नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। ये अलग अलग ग्रुपों में आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, कुछ आंदोलन स्थल पर हैं, कुछ आंदोलन के आसपास हैं और कुछ धूप है तो इसलिए पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं। ये जो नजारा है वो बना हुआ है। और एक और अपडेट इस पूरे मामले में तस्वीर यही नजर आ रही है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है सैनी समाज के लोग। 8 दिन हो चुके हैं, न सिर्फ अभी तक नेशनल हाईवे को जाम किया बल्कि अब तो यहाँ पर उत्पाद भी बचाए हुए। आपने देखा किस तरीके से खोद डाला है हाईवे। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनी रहेगी कि आखिरकार डेलीगेशन की जब मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है तो जो गतिरोध है वो आखिरकार कहां तक खत्म हो पाएगा। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। भरतपुर के बाद अब रुख करते हैं उदयपुर का। यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि मांडवा थाना इलाके में पुलिस पर जो फायरिंग हुई इसमें अपडेट यह है कि 100 से ज्यादा जवानों ने रात भर दबिश दी है। आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गांव में इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। झाडोल, कोटड़ा, उदयपुर की पुलिस लाइन और सिरोही जिले से जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। सिरोही जिले के डीएसपी मौके पर तैनात हैं खुद। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची जहां पर फायरिंग हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लाठी डंडों से पुलिस की टीम पर हमला बोला गया था। तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है, अपराधियों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। कई जगहों पर दबिश देने के लिए लगातार पुलिस जुटी हुई है। यानी कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। अब पूरी तरह से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि देर रात जब यहां पर उत्पात मचाया गया ग्रामीणों की तरफ से और अपराधियों को पकड़ने नहीं दिया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली है। आदतन अपराधी रड़िया के बेटे खातरू को पकड़ने गई थी पुलिस और रड़िया, खातरू और उसके परिवार के दूसरे लोगों ने पुलिस पर कम से कम 35 लोगों ने हमला कर दिया था। पुलिस की टीम पर फायरिंग तक हुई थी, लाठी पत्थर से हमला किया गया। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कपिल जुड़ गए हैं। सीधे कपिल का रुख करते हैं। कपिल, जो रात भर दबिश का दौर चला है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने आसपास के जो जंगल के जो इलाके थे उनको पूरी तरह से खंगाल लिया। हालांकि सफलता मिलने की सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन आप देखिए कि 5 के जिलों की पुलिस की टीम की भी मदद ली जा रही है। सिरोही की डीवाईएसपी भी उस गांव में तैनात है जहां पर ये घटनाक्रम घटित हुआ। इसके अलावा उदयपुर पुलिस लाइन से बड़ा जाब्ता मौके पर है। झाडोल और कोटड़ा की पुलिस टीम भी वहां पर तैनात है। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। वो पुलिस छावनी में तब्दील है और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जो फोरेंसिक टीम है वो आवश्यक जो सबूत इकट्ठे करने हैं मौके से वो इकट्ठे कर रही है और पुलिस के जो अधिकारी है वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो टीमें बनाई गई है अलग अलग जगह दबिश देने के लिए वो किस कार्य प्रणाली के साथ में, प्लानिंग के साथ में आगे काम कर रहे ताकि जल्दी से जल्दी जो ये हमलावर थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी ही बड़ी सफलताएं हाथ लगेगी। कपिल, क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस की ने रात को ही 10 टीमों का गठन कर दिया था और 10 टीमें अलग अलग जगह जंगलों में जाकर खंगाल रही थी। अभी भी लगातार दबिश देने का जो काम है वो चल रहा है। मुखबिरों से जानकारियां जुटाई जा रही है, संभावित और ठिकानों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है और वहां पर दबिश देने का जो पुलिस की जो प्रयास है वो अभी भी जारी है। कभी लेकिन अपने आप में सवाल उठता है कि जब आदतन अपराधी रड़िया और उसके बेटे खातरू को आप पकड़ने गए हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास एक मजबूत पुलिस जाब्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुद ही जो ग्रामीण है खातरू को नहीं पकड़ने देते हैं, पत्थर से हमला कर देते हैं। तो आखिरकार यहाँ कहाँ चूक रह गई? क्या अंदाजा नहीं था पुलिस को कि यहाँ पर हमला कर सकते हैं ग्रामीण? देखिए, यहाँ दो तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को संभवतः थोड़ा हल्के में लिया होगा और इसी वजह से सिर्फ 6-7 पुलिसकर्मियों की टीम गांव में पहुंच गई। लेकिन एक और जानकारी जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि
क्योंकि पहले से बड़ी तादाद में ग्रामीण जो है वो घेरा लगाकर बैठ गए थे, तो क्या पुलिस की कार्रवाई की जानकारी लीक होकर किसी माध्यम से अपराधियों तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उन्होंने पहले से ही गांव में प्लानिंग कर ली। जाहिर तौर पर कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन इन सबके बीच में सर्च ऑपरेशन लगातार इस गांव में चल रहा है, जहां पर पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर लिए चलते हैं। दरअसल जंतर मंतर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, जिसका 6वां दिन है। पहलवानों के समर्थन में अब बड़े एथलीट्स और साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी साथ आ गए हैं। वो बयान देकर समर्थन दे रहे हैं। देखिए, लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं, उनके एफआईआर दर्ज हो और जो भी उनके तहत एक्ट लगता है उसके तहत उनको सजा मिले। नहीं जी, अभी तक आप भी देख रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आया, हमारे पास कोई फोन कॉल्स नहीं आया, किसी ने हमें इस तरह का आश्वासन नहीं दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ब्लॉग के जरिए श्रद्धांजलि दी है। ब्लॉग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक लेख लिखा और उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया है। उन्होंने दशकों तक मेरा मार्गदर्शन किया। बादल साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने देश पंजाब की राजनीति को आकार दिया। राष्ट्र के लिए उनका योगदान अवर्णनीय है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले मजबूत स्तंभ थे प्रकाश सिंह बादल। आपको याद होगा कि बादल के पैर छूते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, जब दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती थीं और कई बार उन्होंने जीत भी पंजाब में दर्ज की थी। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है और छात्रों के 2 गुटों में न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि देखिए किस तरह से एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। और बात बड़ी खबर की, जिस पर लगातार सुबह से नजर बनी हुई है। दरअसल जिया खान आत्महत्या मामले में आज बड़ा दिन है। जिया खान खुदकुशी केस में आज फैसला आएगा। सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। अभिनेता सूरज पंचोली पहुंच चुके हैं सीबीआई की अदालत। 2013 में जिया ने खुदकुशी की थी। सूरज पंचोली पर एक सुसाइड नोट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ साथ जिया की मां लगातार न्याय की लड़ाई 10 साल तक लड़ती रही और आखिरकार 2013 के बाद 2023 में आज 10 साल बाद आज कोर्ट अपना इस मामले में फैसला सुनाएगी। हालांकि इसमें पंचोली जेल भी गए और जमानत पर रिहा भी हुए। अब क्या राहत मिलेगी या फिर जेल, अपने आप में बड़ा सवाल। इंतजार सीबीआई कोर्ट के फैसले का हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुई पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में करीब 3 इंच की ताजा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लोग दूर दूर से आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
तो देखिए कश्मीर घाटी किस तरीके से बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई नजर आ रही है। गुलमर्ग का खूबसूरत नजारा जहां पर ताजी बर्फबारी हुई है, ये पहली बर्फबारी है ऊंचाई वाले इलाके में। और खबर ये है कि सोनमर्ग में करीब 3 इंच की ये बर्फबारी हुई है। जाहिर तौर पर जो भी पर्यटक गुलमर्ग पहुंचते हैं उनकी उम्मीद यही होती है, कोशिश यही होती है कि यहां पर सामने वो स्नोफॉल देख सकें। और ऐसे में जब उन्होंने पहली स्नोफॉल गुलमर्ग में देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उदयपुर में प्रभात खेतान फाउंडेशन की ओर से होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में श्रद्धा मुड़िया ने प्रख्यात लेखक और कवि गीत चतुर्वेदी के साथ संवाद किया। गीत चतुर्वेदी के जीवन और उनकी लेखन यात्रा पर बातचीत हुई। इसके अलावा उनकी नई किताब सिम सिम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में गीत चतुर्वेदी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी जीवन यात्रा को साझा भी किया। उदयपुर में प्रभात खेतान फाउंडेशन की तरफ से एहसास वुमेन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आज मेरी किताब सिम सिम पर चर्चा हुई है। उसके साथ में मेरी जीवन यात्रा पर, लेखन यात्रा पर बातचीत हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि झीलों का ये शहर रचनात्मक रूप से इतना समृद्ध है। यहाँ उपस्थित अतिथियों ने इतने सुंदर और इतने सारगर्भित प्रश्न पूछे। मुझसे श्रद्धा जी ने इतने प्यारे सवाल पूछे। मुझे यहाँ आना एक विस्मरणीय अनुभव की तरह बन गया है। और हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 5 मिनट में 25 खबरें।